महाराष्ट्र में कोरोना के केस घट रहे हैं, मगर करीब 18 जिले ऐसे हैं जहां केस बढ़ रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि इन जिलों में अब कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर मरीज को कोविड केयर सेंटर में ही क्वारंटीन रहना होगा। घर में क्वारंटीन होने की छूट अब नहीं मिलेगी। कोरोना की पहली और दूसरी दोनों लहर में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य रहा है। अब राज्य में दूसरी लहर जब काबू में आती दिख रही है तो कई जिलों में केस बढ़ने लगे हैं। एक तरफ जून से महाराष्ट्र की अनलॉकिंग शुरू करने की मांग और ये बढ़ते केस। महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी तरह केस नहीं बढ़ने चाहिए। ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है वहाँ होम आइसोलेशन खत्म किया जाएगा और हर मरीज को कोविड केयर सेंटर में क्वारंटीन होना जरूरी होगा। होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रही है या होम आइसोलेशन की वजह से भी स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि उस पर जो मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है वो इतना ठीक से मॉनिटरिंग नहीं हो पा रहा है। इसलिए होम आइसोलेशन के बजाय सभी को कोविड केयर सेंटर सीसीसी में दाखिल किया जाए, ऐसा एक निर्णय लिया गया है। गांव-गांव में भी सीसीसी सेंटर करने के लिए भी हमने कहा है और देहातों में भी अगर इस तरह के सीसीसी सेंटर होते हैं तो जो 15th फाइनेंस कमीशन के जो निधि होती है जो गांव के ग्राम पंचायत को भी दी जाती है, तो वह निधि से भी 25% वह निधि इस सीसीसी के आइसोलेशन वार्ड्स बनाने के लिए या आइसोलेशन के जो खर्चे हैं वो खर्चों को खर्चे करने के लिए इस्तेमाल वो कर सकते हैं। यह भी डिसीजन दिया है। हालांकि मुंबई के अंदर इस तरह का कोई बैन नहीं होगा और मरीज होम आइसोलेशन में रह सकेंगे। जिन जिलों में होम आइसोलेशन बैन कर दिया गया है वो हैं कोल्हापुर, सांगली, सातारा, यवतमाल, अमरावती, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, बीड़, गढ़चिरौली, अहमदनगर और उस्मानाबाद। महाराष्ट्र में 21 अप्रैल को कोरोना के 67,468 केस आए थे, जबकि 24 मई को मात्र 22,122 नए केस आए हैं। महाराष्ट्र सरकार कोरोना का संक्रमण नीचे लाने में काफी सफल हुई है, पर इन 18 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि इन जिलों में भी संक्रमण काबू में रहे। अब आशा वर्करों को भी कोरोना टेस्टिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि गाँव में ज्यादा टेस्टिंग हो सके। कि टेस्टिंग हम करेंगे तो सिर्फ आंकड़ा बढ़ा के नहीं चलेगा, जनरलाइज टेस्टिंग करके नहीं चलेगा। ये टेस्टिंग तो सिर्फ उन्हीं की होनी चाहिए कि जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स में है पेशेंट के, यानी जो पॉजिटिव है उसके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स और लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स, इन्हीं के लोगों में से टेस्टिंग होना ज़रूरी है। तो फोकस्ड और राइट टेस्टिंग करने की ज़रूरत है। जनरलाइज टेस्टिंग करके पॉजिटिविटी रेट नीचे लाना ये कोई अपनी पीठ थपथपाने का ये कोई कारण नहीं हो सकता है। इसलिए राइट टेस्टिंग करना चाहिए। यह भी बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन आज के इस मीटिंग में दिए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के भी खूब केस आ रहे हैं। इस समय राज्य में म्यूकरमाइकोसिस के करीब 2,25,000 मामले हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के इस्तेमाल में होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी की भयंकर कमी है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक 1 जून से इस दवा की किल्लत काफी कम हो जाएगी। एम्फोटेरिसिन बी हमें मिलना चाहिए, तो इसलिए ग्लोबल टेंडर भी हमने इशू किया है। तो ग्लोबल टेंडर में भी हमें अच्छा रिस्पांस आया है कि जिससे करीबन 60,000 वॉइल्स 1 जून को देने के बारे में या हमारे राज्य सरकार को मिलने के हद तक उपलब्धि होने वाली है। 1 तारीख के बाद 100% इसमें काफ़ी स्टेबिलिटी एम्फोटेरिसिन बी के सप्लाई के हद तक होगी। कोरोना को काबू में करने का सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र में इस समय वैक्सीन की भयंकर कमी है। सरकार ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला था, जिन पर 3 दवा कंपनियों का रिस्पॉन्स आया है, पर उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो वैक्सीन की सप्लाई कब तक कर पाएंगी। राजेश टोपे ने एक बार फिर दोहराया कि ये काम केंद्र सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। उन्होंने अभी तक शेड्यूल नहीं दिया है, सप्लाई का शेड्यूल नहीं दिया है। जैसा कि फाइजर है, स्पुतनिक है, एस्ट्राजेनेका है, ये 3 कंपनीज का रिस्पांस आया है। और जैसा फाइजर आपको सभी को पता है कि यूएस का है, स्पुतनिक रशिया का है, एस्ट्राजेनेका यूके का है। तो ये सभी के रिस्पांस आए हैं, उनके रेट्स भी आए हैं, लेकिन उनका
सप्लाई का शेड्यूल आया नहीं, जो सबसे अहम मुद्दा है, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और अगर वो सप्लाई का शेड्यूल आता है तो महाराष्ट्र सरकार ज़रूर यह सभी वैक्सीन खरीदी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,27,000 एक्टिव केस हैं और रिकवरी रेट 93% जा पहुंचा है। आज तक ब्यूरो। कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र सरकार तीसरी लहर के लिए तैयारी में जुट गई है और बच्चों के लिए अलग से पीडियाट्रिक कोविड टास्क फोर्स भी बना दिया गया है। इस टास्क फोर्स का कहना है कि माता पिता को पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर काफी एक्सपर्ट ये अंदेशा जता चुके हैं कि इसमें सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होगा। बच्चों के लिए वैक्सीन की मांग उठ रही है, पर सोमवार को एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने डराने वाली अटकलों को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में बच्चों को लेकर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों में गंभीर संक्रमण नहीं होंगे, सिर्फ गंभीर बीमारी वाले बच्चों को ही अस्पताल में भर्ती की नौबत आएगी। महाराष्ट्र पीडियाट्रिक कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर समीर दलवई के मुताबिक पहली लहर में कोरोना ने बुजुर्गों को संक्रमित किया था, दूसरी लहर में युवा चपेट में आए, इसलिए तीसरी लहर में बच्चे निशाने पर आ सकते हैं, मगर इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। उसमें फर्स्ट वेव में हमने देखा कि सीनियर सिटीजन्स जो उम्र से ज्यादा लोग हैं, ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनको ज्यादा इन्फेक्शन हुआ था। सेकेंड वेव में हम देख रहे थे कि 30, 40, 50 ईयर्स इस एज में इन्फेक्शन ज्यादा हुआ है। तो अब जिनको इन्फेक्शन हो गया, जनरली हम मानते हैं कुछ देर के लिए वो इम्यून है, या अब उनको इन्फेक्शन तुरंत फिर से नहीं होगा। तो अभी बचे को जिनको इन्फेक्शन हुआ ही नहीं या जिनको वैक्सीन मिला ही नहीं, तो हमारे देश में 40% जनता 18 साल के नीचे है। तो अगर ऊपर वाला न करे लेकिन थर्ड वेव आती है तो ये जनरली 18 ईयर्स के नीचे जो उम्र के बच्चे हैं उनमें 40% बच्चे पॉपुलेशन है जिनमें आ सकती है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रिकॉशन के तौर पे ऑलरेडी बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट